वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक सेल, ये आज का टॉपिक। ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इनमें अब ये होता है कि केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy. या आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट is produced by a chemical reaction. Spontaneously. यानी ये ऐसे सेल्स हैं या ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन होती ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और ये स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होता है। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक और पढ़ा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपोजिट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी अगर आप मोबाइल की बैटरी चार्ज पे लगाते हो तो वो खुद चार्ज नहीं होगी बल्कि बिजली से लगा के ही फिर चार्ज होगी। तो उसमें जो बिजली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। लेकिन जब वही मोबाइल की बैटरी हम मोबाइल में लगा के इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई है तो वो एक रिएक्शन की शक्ल में अगेन हमें वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस देता शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो स्पॉन्टेनियसली हमारा मोबाइल काम करता रहता है। तो बैटरी स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज होती है लेकिन स्पॉन्टेनियसली चार्ज नहीं होती, मुसलसल आपने उसको चार्ज पे लगाना होगा। अब इनको वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल, तो ये अलेसेंड्रो वोल्टा उस केमिस्ट या फिजिस्ट या साइंटिस्ट का नाम है और इसी तरह से गैल्वानी भी उस साइंटिस्ट का नाम है, तो उनके नाम से याद किए जाते हैं, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। तो ये तो हमने समझा कि भाई वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल होते कौन से हैं। अब आते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, यानी इनमें ये केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, वो बिजली में कैसे कन्वर्ट होगा और साथ ही कि इसकी असेंबली कि ये किन किन चीज़ों से बना होगा। तो इसकी असेंबली में जब हम आते हैं या हम खुद इसको बनाना चाहें तो असेंबली में हमें हाफ सेल बनाने होंगे। हाफ सेल, एक साल्ट ब्रिज हमने उसमें लगाना होगा और एक हमें मेटालिक वायर चाहिए। ये तीन चीज़ों से ये सेल बनेगा। अब हाफ सेल क्या है और साल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रोलाइट वायर। हाफ सेल, हम एक कंटेनर लें और उसमें डाल दें एक इलेक्ट्रोलाइट। ये उसमें हुआ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो मोल्टन फॉर्म में आयोनाइज होता हो या सॉल्यूशन फॉर्म में आयोनाइज होता हो और उससे करंट पास होता हो, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइट इस बीकर या कंटेनर में डाला। फिर जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोलाइट हम डाल चुके हैं तो उसका इधर हम इलेक्ट्रोड भी लगा देंगे
उसका एक वायर हो, प्लेट हो या रॉड हो, तो ये भी इसमें डबो देंगे। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोड। ये एक हाफ सेल हुआ। इसी तरह ही एक दूसरा हाफ सेल भी हमें चाहिए, जिसमें हम कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। तो ये इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला। अगेन इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ जो मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में आयन बना पाए, तो वो इलेक्ट्रोलाइट उससे करंट पास हो जाए। और इसी इलेक्ट्रोलाइट जिस सब्सटेंस का है, तो उसका इधर ही एक मेटालिक प्लेट या रॉड हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोड। तो अब इस किस्म की अरेंजमेंट को कहा जाता है हाफ सेल। तो ये एक हाफ सेल हुआ और ये दूसरा हाफ सेल हुआ। तो यहाँ पे हुआ इट इज़ ए हाफ सेल, और ये भी दूसरा हाफ सेल। अच्छा, अब बारी है साल्ट ब्रिज की। तो साल्ट ब्रिज हम एक शीशे से बना हुआ इस किस्म का एक ट्यूब उठाएंगे जो इस फॉर्म में हो, और इस ट्यूब को भी किसी इलेक्ट्रोलाइट से फिल कर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम डालते हैं पोटाशियम नाइट्रेट, उसका पेस्ट, या पोटाशियम क्लोराइड का पेस्ट इसमें डालोगे पेस्ट फॉर्म में, उसका मुकम्मल सॉल्यूशन नहीं होगा। सो इट इज़ ए पेस्ट फॉर्म जो हमने इस ट्यूब में डाला। अच्छा, अब ये जो यू शेप ट्यूब है, तो इसका एक सिरा इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप होना चाहिए और दूसरा जो है इस दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में डिप होगा। और फिर मेटालिक वायर हमें चाहिए। तो एक इलेक्ट्रोड से ये तार लगा के दूसरे इलेक्ट्रोड, ये मेटालिक वायर हुए, और इधर हम इससे किसी किस्म का वर्क डन या लोड ले सकते हैं। यानी ये इधर कनेक्ट किया, ये भी कनेक्ट किया, और सपोज़ यहाँ पे हम कोई बल्ब लगा चुके हैं। तो जब हम ये सारा सर्किट कंप्लीट करेंगे तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। तो अब ये रोशन इसलिए हुआ कि इन दो हाफ सेल में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ ए रिडॉक्स रिएक्शन। और उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इन वायर के ज़रिए मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर हाफ सेल। और इस वजह से जब हम इलेक्ट्रॉन को मोशन में कर दें या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू करे, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये बल्ब रोशन हो जाएगा। अब फर्दर देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो इस वायर में, सपोज़ ये करें कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह मूव कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल आए और कैसे ये मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, ये हो जाएगा, ये समझेंगे। और फिर ये समझेंगे कि आखिर इस साल्ट ब्रिज का इसमें यहाँ पे क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे अब ये होगा कि ये एक हाफ सेल ये कहलाता है ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। और जो दूसरा हाफ सेल है तो वो होगा रिडक्शन हाफ। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। अब कैसे होगा, तो उसको यूं समझें कि इधर जो हम इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रोड, इसमें से एक एटम नीचे सॉल्यूशन में आके कैटायन बनेगा और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सपोज़ इस केस में इलेक्ट्रोड में जो एटम है उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कैटायन बना, तो वो कैटायन सॉल्यूशन में नीचे आएगा
और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाएगा। ये वो सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल में अब ये होगा कि इलेक्ट्रोलाइट में ऑलरेडी कैटाइन मौजूद हैं। ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट, उसमें कैटाइन है। वो कैटाइन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और न्यूट्रल एटम बन रहे हैं। दोनों में फ़र्क देखते जाओ। इधर न्यूट्रल एटम जो इलेक्ट्रोड में था वो कैटाइन बन के इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। और इधर यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो कैटाइन था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल एटम बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये पॉजिटिव होता जाएगा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं। अब होता क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन हाई नेगेटिव से लो नेगेटिव की तरफ चलते हैं, या लो पॉजिटिव से हाई पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इस हाई नेगेटिव यानी ऑक्सीडेशन हाफ से मूवमेंट शुरू करेंगे। रास्ते में हम उनसे कोई वर्क डन या लोड लेंगे और फिर वो आगे जाके इस कैटाइन तक पहुंचेंगे, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक पहुंचेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसको रिडक्शन हाफ कहेंगे, क्योंकि इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट की तरफ मिल के राइट पे चलें तो मीन्स कि इधर ये गेन हो रहा है। और जबकि जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटाइन बन रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ यानी प्रोडक्ट के साइड में मिलेंगे तो मीन्स कि ये हो रही है ऑक्सीडेशन। तो वायर इन इलेक्ट्रॉन को मूव करता है और बल्ब ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है कि साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है। सो लेट्स सी द फंक्शन ऑफ दिस साल्ट ब्रिज, और फिर डैनियल सेल से हम इसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि डैनियल सेल फिर इस तरह से बनता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल हमारे मज़ीद वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो साल्ट ब्रिज में अब ये है, मैं दोबारा इधर बनाता हूँ साल्ट ब्रिज। ये मैंने बनाया साल्ट ब्रिज। अच्छा, अब अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ में देखोगे तो ये बनाया ऑक्सीडेशन हाफ, और इस साइड पे हमें मिल रहा है रिडक्शन हाफ। तो अब देखते जाएं, ऑक्सीडेशन हाफ में इधर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि ये कैटाइन जो बन रहे हैं तो सॉल्यूशन में गिर के जमा होते हैं, तो इधर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। सो एडिशन ऑफ कैटाइन्स accumulate positive charge। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है। दूसरे रिडक्शन हाफ में अब ये हो रहा है कि रिडक्शन हाफ में जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे पॉजिटिव चार्ज वाले कैटाइन न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, और नतीजतन जो इसके टाइन का अपना एनाइन था तो वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है। तो यहाँ पे एनाइंस आर accumulating ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ कैटाइन्स, क्योंकि उससे वो कैटाइन्स जा रहे हैं
तो इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा रिडक्शन हाफ में, और जो ऑक्सीडेशन हाफ में उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अब हमने ऊपर पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन लो पॉजिटिव से हाई पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है रिडक्शन हाफ में और ऑक्सीडेशन हाफ में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर जब कैटाइन चलेंगे और एनाइन जमा होते जाएंगे तो मीन्स के इधर जितना भी कंटेनर है वो नेगेटिवली चार्ज हुआ, और इधर जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी नेगेटिवली चार्ज थे। तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, बल्कि रिपल्शन करेगा। ठीक। और इधर जब कैटाइन जमा होंगे इस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में या हाफ सेल में, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे से ये इनको अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये जो वोल्टेक सेल है वो काम करना ख़त्म करेगा। अब अगर हम इसमें साल्ट ब्रिज लगा चुके हैं, तो साल्ट ब्रिज में देखें, साल्ट ब्रिज में हमने इस्तेमाल किया एक इलेक्ट्रोलाइट जो भी हो, तो सपोज करें हम पोटाशियम क्लोराइड इधर इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इसमें क्लोराइड नेगेटिव है और पोटाशियम पॉजिटिव है। तो अब जो ऑक्सीडेशन हाफ में उसमें कैटाइन जब आएगा तो सॉल्ट ब्रिज से अपने लिए क्लोराइड को अट्रैक्ट कर पाएगा और वो इधर आके इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हाफ में जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने का ख़तरा था वो ख़त्म होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपनी स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ तक जाते जाएंगे। दूसरी तरफ जो यहाँ पे एनाइंस हैं, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये साल्ट ब्रिज से पोटाशियम को अट्रैक्ट करते जाएंगे और इस तरह पोटाशियम जो पॉजिटिव कैटाइन है एनाइन के साथ मिलता जाएगा और इधर जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना था वो एक्यूमुलेट नहीं पाएगा। तो इस तरह से एक सर्किट फ्लो ऑफ चार्ज कंप्लीट होगा, और जब ये फ्लो ऑफ चार्ज कंप्लीट होगा तो सर्किट कंप्लीट है। जब सर्किट कंप्लीट है तो ये सेल काम करता जाएगा। तो इसमें अब ये था कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन कि सॉल्ट ब्रिज बैलेंस द चार्जेस in the two half cells. जो दो हाफ सेल्स हैं उनमें ये चार्जेस को बैलेंस करता जाएगा, ताकि एक में जो नेगेटिव चार्ज है रिडक्शन हाफ में वो एक्यूमुलेट ना हो पाए और ऑक्सीडेशन हाफ में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट ना हो पाए। और अगर आप साल्ट ब्रिज यहाँ से रिमूव करोगे तो the potential difference will drop to 0. Removal of salt bridge causes the current to 0 एकदम, क्योंकि आपने सर्किट ख़त्म किया। ऐसा नहीं होगा कि आपने साल्ट ब्रिज हटाया और धीरे धीरे वो ज़ीरो तक आएगा, नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है अपनी ही स्पीड से। तो आपका साल्ट ब्रिज उठाना बहुत ही स्लो है कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ही आप साल्ट ब्रिज उठाएंगे यहाँ से तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो हो जाएगा, करंट मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये था वोल्टेक सेल कि वो दो हाफ सेल से बनता है, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ।
ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन पैदा किए जाते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, और रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं क्योंकि रिडक्शन हो रही है। तो इस तरह से रिडक्शन हाफ में पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है, ये वो इलेक्ट्रोड दोबारा देखें, ये वो इलेक्ट्रोड था, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है, लेकिन नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें नेगेटिव चार्ज जमा होगा। दोनों कंसेप्ट समझ लें, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव चार्ज हो रहा है, जबकि नीचे जो सेल हाफ सेल है इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है। तो अब यहाँ पे जब ये पॉजिटिव हुआ इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम लो पॉजिटिव टू हाई पॉजिटिव। तो इस वजह से ये इस तरह मूव करना शुरू करेगा। और सॉल्ट ब्रिज नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है तो उसको बैलेंस करता जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द वोल्टिक सेल। अब इसी वोल्टिक सेल का एक डायरेक्ट एग्जाम्पल हमें डैनियल सेल मिलता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि डैनियल सेल अब क्या कहलाएगा और उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो डैनियल सेल, ये एक इंग्लिश केमिस्ट था डैनियल, तो उसके नाम से याद किया जाता है, और उसने एक टिपिकल वोल्टिक सेल बनाया। तो वोल्टिक सेल में हम दोबारा उसका थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो आइडिया ये था कि हमें एक हाफ सेल चाहिए जो हम बनाएंगे, ये हमारा हाफ सेल हो जाएगा, और दूसरा हाफ सेल बनाएंगे। हाफ सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं तो उसको एक तार की मदद से कनेक्ट करेंगे, और इधर कोई लोड लगा दें। सपोज़ इधर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो नीडल जो है सपोज़ ये 0 पे नीडल है, तो ये जितना वोल्ट होगा वो ये शो करेगा। तो ये एक टिपिकल वोल्टिक सेल है। तो डैनियल ने ये किया कि अब एक हाफ सेल हम बनाते हैं। तो इस हाफ सेल में एक बीकर ले लें या कोई भी कंटेनर, लेकिन वो मेटल से ना बना हो, और इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दें, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ये सॉल्यूशन इसमें डाला गया, और अब जिंक का सल्फेट है तो जिंक का इलेक्ट्रोड भी लगेगा। तो यहाँ पे हम जिंक का एक रॉड या प्लेट लगा देते हैं। दिस इज़ द जिंक्स रॉड या जिंक प्लेट। ये हमारा बना एक हाफ सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। दूसरा हाफ सेल, एक और ख़ाली कंटेनर बीकर ले लें, और इसमें अब हम डालेंगे कॉपर सल्फेट Cu पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। इसका एक्वस सॉल्यूशन इसमें डाला, और इसमें अब कॉपर का रॉड लगाएंगे बतौर इलेक्ट्रोड। तो ये डिप किया इसमें कॉपर का रॉड या कॉपर प्लेट। सो दिस इज कॉपर। तो ये बना हमारा दूसरा हाफ सेल। फिर अगेन शीशे से बना हुआ वो यू शेप ट्यूब लेंगे इस फॉर्म में। बस मैं शॉर्टली इसको बना देता हूँ। एक सिरा इस जिंक सल्फेट में डूबना चाहिए, और दूसरा सिरा उसका जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट में, ठीक। और इसमें हमने पोटाशियम नाइट्रेट या पोटाशियम क्लोराइड का पेस्ट डाला है,
तो ये हुआ उसका पेस्ट जो एक्ट कर रहा है एज सॉल्ट ब्रिज। वायर की मदद से इससे वायर कनेक्ट किया और यहाँ दूसरा इलेक्ट्रोड वायर से कनेक्ट हुए। और सपोज़ करें इधर मैं लगा देता हूँ कोई वोल्ट मीटर, यहाँ से ये रिमूव करते हैं, बल्ब लगाएं या कोई भी लोड बस हमें लगाना चाहिए। तो सपोज़ करें इधर हम लगा देते हैं, बल्ब लगाते हैं चलो, क्योंकि ऑलरेडी लोड शेडिंग होती है तो इससे हमें कोई बिजली मिलेगी। अच्छा, तो अब ये है डैनियल सेल। जब आप ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो यू विल सी के द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। अब ये बल्ब कैसे ग्लो कर रहा है? तो ओवरऑल इस डिस्कशन का जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ये होगा कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स में और इलेक्ट्रोड्स में केमिकल एनर्जी है और वो केमिकल एनर्जी मुसलसल कन्वर्ट हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जिसमें खुद ब खुद कन्वर्ट होती हो इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो टाइप ऑफ सेल कहलाता है वोल्टेक सेल, और डैनियल सेल उसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है। और अगर कोई प्रोसेस रिवर्स हो रहा हो तो वो फिर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये जो है ये स्पॉन्टेनियस है। फ़र्क इनमें ये याद हो। अच्छा, अब इसका मुकम्मल वर्किंग और मैकेनिज़्म समझते हैं कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं, कौन गेन कर रहा है, कौन जो है वो लूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे देखें जिंक। अच्छा चलें, उससे डिस्कशन से पहले आप ये देखें कि अगर आप इसको सपोज़ आपने 2 घंटों 3 घंटों के लिए ये किया कि जब तक ये बल्ब ग्लो करता गया, तो जब आप फिर थोड़ी देर बाद जब आप आओगे 2 घंटों के बाद, तो आप देख जाओगे कि इधर जो जिंक प्लेट है तो उसका कुछ यूं हाल हो गया है, जिंक प्लेट कुछ यूं हो गया है। मीन्स कि ये धीरे धीरे वो पार्टिकल में डिवाइड होता गया और इस तरह से ये एक किस्म का साइज में या मास में इसका डिक्रीज आएगा। जबकि कॉपर प्लेट को देखोगे तो कॉपर प्लेट उसका साइज मास इंक्रीज हुआ होगा। यहाँ पे जहाँ जितना वो इसमें डूबा था तो उसके ऊपर आपको एक कॉपर की लेयर मिलेगी। इस तरह से ये सारा लेयर इसके ऊपर बना हुआ होगा। और जबकि यहाँ पे जिंक जो बिल्कुल एक रेगुलर शेप प्लेट था इस फॉर्म में, तो वो धीरे धीरे प्लेट की जो साइज है वो यूं कम हो रही है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इधर थोड़ा सा मैं ये आपकी नोटेशन के लिए लिख दूं कि जो जिंक प्लेट है, जिंक प्लेट डिक्रीजेस इट्स मास, और जो कॉपर प्लेट है तो कॉपर प्लेट increases its mass। अब ये कैसे हुआ? तो लेट्स सी। यहाँ पे अब जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्लेट में जो जिंक एटम्स हैं, तो ये प्लेट में जिंक एटम है, वो सॉल्यूशन में गिर के जिंक आयन बना देता है खुद को और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाता है। तो यहाँ पे ये जिंक एटम था, नीचे जब आया
तो जिंक कैटाइन बना और अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ दिए, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हुए। दूसरी तरफ यानी यहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन, सो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। अब दूसरी तरफ जो कॉपर है उसका साइज क्यों बढ़ा? क्योंकि जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस हैं, ये कॉपर सल्फेट के साथ जो दिखाई दे रहा है, ये आयन अब यहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और बन रहा है कॉपर एटम। तो वो एटम बन के इसी प्लेट के साथ चिमट रहा है और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, और इस तरह से इसका साइज बढ़ता जाएगा और ये प्लेट पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इस हाफ सेल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो इट इज रिडक्शन हाफ। सोचते जाएं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये जो प्लेट है पॉजिटिव हो रहा है और ये प्लेट जो है वो नेगेटिव हो रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पॉजिटिव टू हाई पॉजिटिव। तो इस तरह इस तार की मदद से अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पहुंचेंगे और इस पॉजिटिव प्लेट को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करना, तो इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, तो इस वजह से ये बल्ब रोशन हो जाएगा। और इस तरह से जिंक के एटम नीचे जिंक आयन बनते जाएंगे, जिंक प्लेट धीरे धीरे कम होता जाएगा, बोसीदा होता जाएगा और आखिरकार जितना ये डूबा हुआ है तो ये सब जिंक प्लेट डिज़ॉल्व हो जाएगा इस पानी में या सॉल्यूशन में, और इधर जो है जो ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है तो उससे कॉपर इधर डिपॉजिट होता जाएगा। तो अब एक और पॉइंट इधर याद रखें कि जो हमने कही कि इधर रिडक्शन हो रही है, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो एक और क्लू इसका ये है कि जब आप कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन बनाओगे तो ये ब्लू कलर का होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखते जाओगे कि वो ब्लू कलर ख़त्म हो रहा है। तो वो इसलिए कि ब्लू था बिकॉज ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके आयन्स जो हैं वो कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं, तो इस वजह से ब्लू था। अब कॉपर सल्फेट यहाँ से ख़त्म हो रहा है, कॉपर आयन यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से जब ये कॉपर बनता है तो ये बीकर कलरलेस हो जाएगा, वो ब्लू कलर इसका ख़त्म हो जाएगा। तो इससे भी हमें यह अंदाज़ा हो रहा है कि यस इट इज़ ट्रू कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कि कॉपर आयन जो ब्लू कलर दे रहा था उसका ब्लू कलर ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि कॉपर आयन कॉपर एटम बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे साल्ट ब्रिज का फंक्शन, तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन अब ये है कि इसमें पोटाशियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है। अगर आप रिडक्शन हाफ में देखोगे तो ये कॉपर आयन तो जा रहा है, सिर्फ सल्फेट आयन यहाँ पे बचता जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इधर जब आप देखोगे तो पहले से जिंक और सल्फेट बैलेंस न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म में मौजूद थे, लेकिन एक्स्ट्रा जिंक आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होता जाएगा। तो अब ये पोटाशियम क्लोराइड इन चार्जेस को बैलेंस करेगा। जो साल्ट ब्रिज वाला क्लोराइड है तो वो इधर आएगा और जिंक को बैलेंस करता जाएगा।
एक जिंक आयन बना तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन आ जाए, और ये पलक झपकते ये काम होता है, ठीक। और इधर जब एक सल्फेट आयन बनेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर ये पोटाशियम आयन जाएगा सॉल्ट ब्रिज में, यूं जाके उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। क्योंकि अगर इधर नेगेटिव चार्ज जमा हुआ और इधर पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ तो करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो ये डैनियल सेल, हाफ सेल, इसमें कौन है, किधर रिडक्शन हो रही है, किधर ऑक्सीडेशन हो रही है, और हमें कैसे पता चला कि भाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जिंक अब प्लेट था तो उसमें एटम्स मौजूद थे, उनका एक ख़ास मास था, वो एटम आयन भर के नीचे जा रहे हैं और प्लेट धीरे धीरे मास में उसका डिक्रीज आएगा। इधर कॉपर आयन जो सोल्यूशन में थे तो वो कॉपर एटम बन के इधर आ रहे हैं और गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और वो खुद कॉपर एटम बन के इस कॉपर प्लेट के साथ डिपॉजिट होते जाएंगे। सो कॉपर प्लेट इंक्रीज इट्स मास, तो उसका जो मास है वो बढ़ जाएगा, और इस तरह से ये सारा प्रोसेस जारी रहेगा जब तक ये प्लेट सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, जब तक सॉल्यूशन दोनों इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को साल्ट ब्रिज ने कनेक्ट किया हुआ हो और दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर ने कनेक्ट किया हुआ हो, तो ये सेल काम करता जाएगा और केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी स्पॉन्टेनियसली। सो दिस वाज अबाउट द डैनियल सेल। तो उसमें जो कंसेप्ट आप ये समझ लें। अब यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि चलो हमने तो मान लिया कि इधर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक के हाफ सेल में, कॉपर के में वो रिडक्शन हो रही है क्योंकि इधर जिंक जो है वो धीरे धीरे मास में कम हो रहा है और कॉपर मास में ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कि जिंक हाफ और इधर कॉपर हाफ, इलेक्ट्रॉन यूं क्यों नहीं आ रहे कि कॉपर से जिंक की तरफ आ जाएं, ये जिंक से कॉपर की तरफ क्यों जा रहे हैं। सो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए हम अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है वो करेंगे, और वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये कि जिंक जो है इसका ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और जो कॉपर है उसका ग्रेटर या हाई रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये उसकी जो है रिप्लाई है कि वाई इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम जिंक टूवर्ड्स कॉपर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है आगे लेक्चर में डिटेल से समझेंगे कि ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन देने की ताकत आप उर्दू में ले सकते हो, और ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत। तो जिंक इलेक्ट्रॉन देने में तगड़ा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने में तगड़ा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट अब मौजूद हैं कि अगर उनको कॉपर के साथ इधर आप लगा दोगे तो फिर वो उल्टा काम करेंगे, कॉपर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगेन वहाँ पे हमें आंसर कौन देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा, विच इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक।